नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है उन सारे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों के लिए जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक लिस्ट लेकर आया हूँ। इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी रिसर्च आप कह लें तो वो है, चाहे जैसे भी चुन के क्वेश्चन लिए हैं और ये सोच समझ कर लिया है कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं तो आपका परीक्षा में जब भी आप बैठेंगे पेपर में आपके क्वेश्चन करीब करीब आपको यहाँ से आप देखेंगे कि 75 टू 80% तक क्वेश्चन आपको हूबहू यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं होने वाला है। आप इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही तैयार कर लें। तो चलिए आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं और देख लेते हैं हम लोग आपके पहले पेपर, यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले एज यूजुअल जो हमारा फॉर्मेट होता है परीक्षा के प्रश्न पत्र का, उसी तरह से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ। उत्तर आप बिल्कुल अपनी तरफ से तैयार कर लें और अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, इनके उत्तरों को आपको ढूँढने में समय नहीं मिल पा रहा है या कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे क्वेश्चन जो भी, अगर किस क्वेश्चन में आप फँस रहे हैं या कोई प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। ये है हमारा अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं 2 नंबर के, उनके हैं। और पहला प्रश्न है स्वावलंबन का अर्थ समझाइए। दूसरा प्रश्न है संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। जनतंत्र जनता की, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है, यह कथन किसका है। सामाजिक परिवर्तन की भाषा परिभाषा बताइए। अगला प्रश्न है अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है। अब दोस्तों, इस तरह के आप सारे देख लें कि जो आश्रम वगैरह या शांति निकेतन, जैसे कि अगला प्रश्न भी आप देख लें कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है। समानता का क्या अर्थ है। दोस्तों, इस तरह की जो शब्दावली है, इस तरह के क्वेश्चन अगर यहाँ पे नहीं भी लिखे हैं, तो अगर आपको भी लगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी कि कुछ टर्म है जो आपको लगता है महत्वपूर्ण है, तो आप उनको भी बिल्कुल तैयार कर लें। ये 2 अंक के प्रश्न में बिल्कुल आते हैं, एक तरह से परिभाषा रूप में ही आपको लिखना है। तो ऐसे अगर यहाँ पे ना भी मैंने अगर गलती से छूट भी गया है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखा जाए। और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिए मैंने, कहीं अलग से नहीं किया है। आप भी इनको बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देख ले, समानता का क्या अर्थ है। बौद्धिक काल में स्त्री शिक्षा, साथ ही साथ आप मुगल काल में भी जो है आप स्त्री शिक्षा, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, या जो उसके अलग अलग प्रकार थे, किन किन संस्थानों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, ये सारे जो टॉपिक होते हैं बिल्कुल भली भांति तैयार कर लें इनको। यहाँ से आपके हर प्रकार के प्रश्न, चाहे वो खंड अ हो, खंड ब या खंड स, सब जगह प्रश्न आ सकते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ पे लिखें। अगला प्रश्न ले लेते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षाविधि, स्वामी जो हम लोग कहते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा विधि क्या थी। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा विधि, यानी कि जो बड़े बड़े जैसे जे कृष्णमूर्ति, श्री टैगोर, महात्मा गांधी जी, इस तरह के जो महान लोग थे, जो पुराने, ये एक अपने क्षेत्र में शिक्षाविद भी थे। तो इन्होंने शिक्षा के प्रति भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है और इनका भी मानना था कि शिक्षा में इस प्रकार की चीज़ें समाहित होनी चाहिए। शिक्षा में कुछ जो शिक्षक के गुण होने चाहिए वो कुछ किस प्रकार के होने चाहिए, इस तरह की कई सारी बातें इन्होंने की हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको भली भांति तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान संबंधी जो भारत में शिक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए उससे संबंधित चीजें पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 का वर्णन करें। संविधान के अनुच्छेद 24 का वर्णन करें। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें आप राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी ऐड कर लें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के मूल्य, लोकतंत्र क्या है। सामाजिक न्याय की परिभाषा बताइए। दोस्तों, इस तरह से सामाजिक न्याय, समानता, असमानता, शैक्षणिक समानता, शिक्षा में असमानता, इस तरह के जो शब्द हैं या इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आते हैं। बिस्मिल्लाह क्या है। उपनयन संस्कार का अर्थ समझाइए। शिक्षा में असमानता का अर्थ।
ये जो प्रश्न है आपके रिपीटेड प्रश्न है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये रिपीटेड प्रश्न है तो आप इनको बिल्कुल तैयार करें, इनको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बिल्कुल भी इनको तैयार कर लें, आपके कोई भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में असमानता का अर्थ। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन, यानी कि जो शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, जो सरकार द्वारा जो पैसे खर्च किए जाते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, जो प्रयास किए जाते हैं, उसमें जो लागत आती है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से उपयोग में नहीं हो पाती। तो इस तरह की जो खर्च हो व्यय हो जाता है उसको बोलते हैं अपव्यय। और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य है जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, हम आप स्कूल जाते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या शिक्षा सब तक पहुंचाने में जो अवरोध आते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। समान शिक्षा प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा में वर्धा योजना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इसको तैयार कर लें। मध्यकाल में स्त्री शिक्षा, मुगल काल में स्त्री शिक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्त्री शिक्षा के बारे में जरूर पढ़ लें, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा शुरू से ही उपेक्षित रही है, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको अच्छे से तैयार करें, जरूर प्रश्न आएगा, आप बिल्कुल तैयार कर लें इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वर्णन करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बिल्कुल यहाँ पे तैयार कर लें। एनसीएफ 2005 भी तैयार कर लें आप। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना क्या है, यानी कि बुजुर्गों के लिए, वैसे लोग जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल जाने की जो एक सामान्य आयु होती है उससे कहीं ऊपर हैं, ऐसे लोगों के लिए जो स्कूलिंग की व्यवस्था या शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधारण जो व्यवस्था सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी में, प्राथमिक स्कूलों में, रात्रि स्कूलों में जो की जाती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको वर्णन करना है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को स्पष्ट कीजिए। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लघु उत्तरीय साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीयों में भी आता है कि ब्रिटिश शिक्षा में प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा विवाद, चार्टर अधिनियम 1818, ये विवाद क्या था, किस लिए था, ये आप समझ लें और इसको लिखना रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी खंड ब, जहाँ की आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलता है 8 अंक, यानी कि कुल 40 अंक का ये सेक्शन होता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने चुने हैं आपके लिए, जो मैं लगता है मुझे कि इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लें दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जो आपको तैयार करने चाहिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप खुद भी देखिए जो मैंने प्रश्न दिए हैं आपको लगेगा कि सारा सारा कवर किया गया है जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पहले इनको जरूर तैयार कर लें। पहला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, वैदिक कालीन व बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट करिए। दूसरा प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। श्री अरविंदो के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को समझाइए। महिलाओं की शिक्षा का समानता से क्या संबंध है, इस बात को स्पष्ट करें। देखिए दोस्तों, महिलाओं की शिक्षा प्लस आप जो समानता की बात करते हैं, ये दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। अगर समानता प्रदान करने की इच्छा से शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे, और ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब समानता बढ़ेगी तो शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे, और अगर शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समानता के अवसर लोगों को प्राप्त हो देंगे, समानता की जो स्थिति है वो बढ़ेगी। महिलाओं की शिक्षा की असमानता से क्या संबंध है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की विवेचना कीजिए। यानी कि धर्म का कोई भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर शैक्षणिक अवसरों को प्रदान करने या प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान में हमारा प्रावधान किया हुआ है। आप अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सामाजिक परिवर्तन में, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की विवेचना कीजिए या फिर सामाजिक परिवर्तन की विवेचना कीजिए, ये प्रश्न थोड़ा गलत है, यहाँ पे मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा इसको। देश के उत्पादन में शिक्षा कैसे वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि देश जो प्रोडक्शन हो रहा है देश में, चाहे फैक्ट्रीज में हो, स्कूल्स में हो, सर्विस सेक्टर में हो, जो देश में जो चीजें हो रही हैं उसमें शिक्षा किस प्रकार से और ज्यादा योगदान कर सकता है। तो शिक्षा किस प्रकार से मतलब सहायक हो सकता है देश के विकास या उत्पादकता को बढ़ाने में। जनतंत्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी कि एक लोकतंत्र, जनतंत्र किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए सुझाव दीजिए, यानी कि जो हमारे एसटी कैंडिडेट्स होते हैं, यानी एसटी जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी शिक्षाओं के
लिए या उनकी शिक्षाओं को किस तरह से बढ़ाया जाए, उनके लिए अवसर किस तरह से बढ़ाए जाए, किस तरह से प्रदान किए जाए, ये टॉपिक आपका यहाँ पे है। स्त्री शिक्षा के आधुनिक प्रयास, यानी कि वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, स्पष्ट करें। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। भारत की वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा के कम से कम 5 उद्देश्यों को लिखें। यहाँ पे काम लिखा गया है, काम की जगह पे कम कर दें, गलत टाइप हो गया है। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिक परिवर्तनों में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सामसा यानी कि सोशो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सोशियल कल्चरल, यानी कि सोशो कल्चरल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों जिस तरह की मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी आगे आपको चैनल पे और भी आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ भी आपको उनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेंगी। साथ ही साथ सॉल्यूशन भी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको एग्जाम से पहले वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पे अभी नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, या अभी तक किसी कारणवश आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए या आप मुझसे नाराज हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट कर दें ताकि मैं आपकी नाराज़गी दूर करने का प्रयास करूं। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ताकि जो भी चीज़ें मैं अभी आपको अपडेट करूं उसका लाभ आपको मिलता रहे। चलिए अगले प्रश्न यानी कि खंड 100 में चलते हैं। सेक्शन सी 15 नंबर का प्रश्न होता है। यहाँ पे मात्र 2 प्रश्न करने होते हैं और कुल मिलते हैं आपको 30 अंक। पहला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। उच्चतर शिक्षा में एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी की भूमिका का वर्णन कीजिए। जे कृष्णामूर्ति के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। आर्थिक विकास और शिक्षा में क्या संबंध है। अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं, तो वो लिखना है आपको। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, कथन की व्याख्या कीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप विद्यालय को एक मिनी जिसको बोलें कि लघु समाज के रूप में बिल्कुल समझ सकते हैं। यहाँ भी बच्चे अलग अलग परिवेश से अलग अलग तरह के लोग होते हैं, फिर भी सामंजस्य से बैठा के लोग पढ़ते हैं, शिक्षा धारण करते हैं, साथ में काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो बिल्कुल एक सामाजिक परिवेश सा बन जाता है विद्यालय का वातावरण। शैक्षिक अवसरों की समानता के संबंध में 1986 की नई शिक्षा नीति को स्पष्ट करें। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप बिल्कुल इसको लिखें, दिल खोल के लिखें इसको, और जरूर लिखें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोलता आया हूँ कि जो भी क्वेश्चन लिखें आप हाईलाइट करें, पॉइंट्स में लिखें और उपवाक्य वाक्यों में लिखें, ताकि आपका प्रश्न देखने में भी अच्छा रहेगा, प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, ताकि जो जांच करता हो, जो आपके उत्तर पुस्तिका को चेक करेंगे, उनको अंक देने में भी आसानी हो और आपके उत्तर को समझने में भी आसानी हो। हम आज उनको किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, तो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करनी है, वहाँ की विशेषताएं लिखनी है और वर्तमान समय में उनकी क्या उपयोगिता हो सकती है उसको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं आपके लिए कुछ न कुछ लाभदायी हो गए। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी होगी और कर भी चुके होंगे। तो अगर ये प्रश्न आपके लिए कुछ मददगार हो जाए तो मेरी मेहनत सफल होगी। और दोस्तों आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दें। दोस्तों गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी हो रही होंगी, तो जो भी चीज़ें आपको लगे कि मुझे सुधार करना चाहिए अपने फीडबैक्स में मुझे बताएं, ताकि हम लोग आगे आपके लिए और क्वालिटी वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों आगे भी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी। इसके लिए आप चैनल पे ट्यून रहें, आप आगे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।